एक शब्द है एडजॉर्नमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थगन। यह सीपीसी के ऑर्डर 17 में बताया गया है। पक्षकार द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है। इस दस्तावेज के जरिए पक्षकार अपने मुकदमे की तारीख को आगे खिसकाता है या आगे ले जा सकता है। मान लीजिए, आप इसे ऐसे समझिए, आपने कोई कोर्ट में मुकदमा किया है और आज आप अपनी तारीख पर नहीं गए। प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमा है, तो आपका वकील कोर्ट के अंदर एक एडजॉर्नमेंट प्रार्थना पत्र देगा, स्थगन प्रार्थना पत्र देगा। उससे आपको तारीख मिल जाएगी और आपको मुकदमे में कोई नुकसान नहीं होगा। एक शब्द है प्रत्यार्थी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिस्पोंडेंट। ये सीपीसी के ऑर्डर 22, देखो यहाँ 23 लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ। ऑर्डर 22 और रूल 11 में इसकी व्याख्या है। प्रतिवादी, जहाँ हम मुकदमे में प्रतिवादी शब्द कहते हैं, वहाँ अपील में हम उसी व्यक्ति को प्रत्यार्थी कहते हैं। अपील के बाद में प्रत्यार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे अपील का जवाब देना है, या साधारण शब्दों में कहा जाए तो जिसके ऊपर अपील का मुकदमा किया गया है, वह प्रत्यार्थी है। एक शब्द है अपील, जो सीपीसी के ऑर्डर 22 और रूल 11 में बताया गया है। अब देखिए, वाद बराबर अपील, यानी जो मुकदमा होता है उसी का दूसरा नाम है अपील। लोअर कोर्ट के मुकदमे की कार्यवाही या निर्णय और आदेश के विरुद्ध किया गया मुकदमा अपील वाद कहलाता है। यानी आप इसे इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए, पहले जब आपने मुकदमा दाखिल किया कोर्ट में, तो आप उसे मुकदमा कहेंगे, और जब कोई व्यक्ति या पक्षकार मुकदमा हार जाता है और वो अदालत के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होता, तो वह ऊपर की अदालत में, जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास हारा, तो वो जिला जज की अदालत में अपील करता है, तो उस मुकदमे को हम अपील कहते हैं। एक शब्द है अपीलार्थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपीलेंट। ये सीपीसी के ऑर्डर 22 नियम 11 में है, यानी आदेश 22 और नियम 11 में इसकी व्याख्या है। वादी बराबर अपीलार्थी। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मुकदमा दाखिल करता है कोर्ट में, यानी मजिस्ट्रेट के पास पहली बार मुकदमा दाखिल करता है, तो हम उसे वादी कहते हैं। और जब वह मुकदमा सुनने के बाद उनमें से कोई पक्षकार हार जाता है और उससे ऊपर की कोर्ट में मुकदमा किया जाता है, यानी उस मुकदमे को फिर हम कहते हैं अपील। अपील, जो व्यक्ति अपील करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं अपीलार्थी। अब इसे समझिए, वह व्यक्ति जो न्यायालय में अपील दाखिल करता है वह अपीलार्थी कहलाता है। हम इसे सामान्य भाषा में अपीलकर्ता भी कह सकते हैं। वाद के पक्षकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्टीज टू शूट। जब न्यायालय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा दाखिल किया जाता है, तो जो व्यक्ति उस मुकदमे को करता है, यानी दाखिल करता है, और जिस व्यक्ति पर मुकदमा किया जाता है, वह दोनों व्यक्ति मुकदमे के पक्षकार कहलाते हैं। ये बात सीपीसी के ऑर्डर 1 में परिभाषित की गई है या समझाई गई है। पक्षकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे बूढ़ा, औरत, मर्द, बच्चा, उसका प्रतिनिधि आदि। नंबर 2, पक्षकार ही वादी और प्रतिवादी कहलाते हैं। पक्षकारों की कोई उम्र सीमा तय नहीं है। पक्षकार या तो खुद या किसी वकील के द्वारा वाद दायर करा सकते हैं। वाद, इसे इंग्लिश में शूट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रॉपर्टी से संबंधित कोई झगड़ा उत्पन्न होता है और उस झगड़े को लेकर कोर्ट के अंदर कोई मामला दाखिल किया जाता है या मुकदमा दाखिल किया जाता है, तो हम उस प्रक्रिया को वाद दाखिल करना कहते हैं, यानी उसे हम वाद कहते हैं। यह बात सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 2 में बताई गई है। इसके बाद हम आपको और एक्स्ट्रा बात बताते हैं। इसमें वाद वादी द्वारा दाखिल किया जाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद में कोर्ट फीस लगती है। वाद न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं। वाद कोई भी व्यक्ति, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा आदि दाखिल कर सकता है। वाद या तो खुद या वकील के द्वारा दाखिल कर सकते हैं। वादी, वादी को इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटिफ। वादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो न्यायालय के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित या धन से संबंधित कोई वाद दाखिल करता है, यानी मुकदमा दाखिल करता है। यह बात सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 1 में है। प्रतिवादी, प्रतिवादी को इंग्लिश में हम डिफेंडेंट कहते हैं। प्रतिवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो न्यायालय में दाखिल किए गए किसी प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे का जवाब देता है या अपनी किसी मुकदमे से रक्षा या प्रतिरक्षा करता है। तो मुकदमे में अपनी या अपनी प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा करने वाला व्यक्ति प्रतिवादी कहलाता है। तो अगला शब्द ये है वादपत्र। वादपत्र को इंग्लिश में कहते हैं प्लेंट। वादपत्र उस कागज या दस्तावेज को कहते हैं जिस दस्तावेज के ऊपर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमा लिखा जाता है या वाद लिखा जाता है।
जिस कागज़ के ऊपर वादी अपनी समस्या यानी बात लिखता है उस दस्तावेज को हम वाद पत्र कहते हैं। ये सीपीसी के ऑर्डर 4 और 7 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र वादी या तो खुद तैयार करता है या अपने वकील के द्वारा तैयार करवाता है। वाद पत्र में निम्नलिखित बातें लिखी जानी चाहिए। नंबर 1, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। नंबर 2, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। नंबर 3, जहां तक अभिनिश्चित किए जा सकें, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। नंबर 4, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क यानी बच्चा है या विकृतचित यानी पागल व्यक्ति है, वहां उस भाव का कथन। नंबर 5, वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित होते हैं और वह कब पैदा हुए हैं, ये बात लिखी जानी चाहिए। नंबर 6, यह दर्शित करने वाले तथ्य कि न्यायालय को अधिकारिता है, यानी वो कथन जो ये बता सके कि हाँ, न्यायालय को इस मामले को सुनने के लिए अधिकारिता है। नंबर 7, वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। नंबर 8, जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वहां ऐसी अनुज्ञात की गई त्यागी गई रकम का वर्णन। नंबर 9, अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। तो हमारा ये शब्द है अनुतोष, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। जब वादी अपने वाद के माध्यम से प्रतिवादी से कुछ मांग करता है या किसी धन और प्रॉपर्टी की अपने हित में लाने की कोशिश करता है या मांग करता है, तो हम उस मांग को या उस कोशिश को अनुतोष कहते हैं। जैसे वादी को यह अदालत प्रतिवादी से उसका मकान वापस दिलवाए, यानी आप इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए मेरे पास कोई मकान है, उसे आपने दबा लिया गैरकानूनी तरीके से, तो मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा और अदालत से ये अनुतोष मांगूंगा कि मेरा मकान वापस दिलवाया जाए। तो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को हम अनुतोष कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। अगला शब्द है वादों का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ सूट इसे इंग्लिश में कहते हैं। अदालत अपनी कार्यवाही को रजिस्टर में लिखती है, जिसे हम वादों का रजिस्टर कहते हैं। इसमें वाद का नंबर, सन और बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके मुकदमे की फ़ाइल से संबंधित होता है। यह रिकॉर्ड होता है फाइल का, ये फाइल का रिकॉर्ड होता है, इसे वकील देख सकते हैं और यह न्यायालय का रजिस्टर कहलाता है या वाद का रजिस्टर कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4 नियम 2 में बताया गया है। रजिस्टर में और बहुत कुछ होता है, जैसे कि तारीख, फाइल का नाम और कौन सी अगली तारीख है और कौन सी आपकी पिछली तारीख है, यानी आपका पूरे फाइल का रिकॉर्ड न्यायालय इस रजिस्टर में रखता है। इसे हम कोर्ट का रजिस्टर कहते हैं। लिखित कथन, यह एक दस्तावेज है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। लिखित कथन एक ऐसा दस्तावेज है जो उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है, यानी प्रतिवादी द्वारा। प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा करता है, यानी मुकदमे से अपनी प्रॉपर्टी को या धन को बचाता है या उसकी डिफेंस करता है। यानी जो दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा अपनी रक्षा के लिए दिया जाता है वह दस्तावेज लिखित कथन कहलाता है। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 8 में दी गई। अभिवचन, अभिवचन एक दस्तावेज है। अभिवचन को इंग्लिश में प्लीडिंग कहते हैं। अभिवचन में वाद पत्र और लिखित कथन दोनों आ जाते हैं। साधारण शब्दों में कहूँ तो अभिवचन मुकदमे की पूरी फाइल को कहते हैं। इसमें वादी द्वारा दिया गया वाद पत्र और प्रतिवादी द्वारा दिया गया लिखित कथन शामिल होते हैं, यानी यह मुकदमा होता है या मुकदमे के दस्तावेज होते हैं। और यह बात सीपीसी के ऑर्डर 6 में परिभाषित की गई है या बताई। अगला शब्द है निर्णय त्रिणी। निर्णय त्रिणी को इंग्लिश में कहते हैं जजमेंट डेटर, और यह सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 10 में परिभाषित किया गया है या बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया हो, वह व्यक्ति या पक्षकार निर्णय त्रिणी कहलाता है। साधारण शब्दों में मैं कहूँ कि मुकदमे को हारने वाला पक्ष निर्णय त्रिणी कहलाता है। इसे आप इस तरीके से समझ लिए, मान लीजिए आपने मेरे ऊपर मुकदमा किया और मैं आपसे जीत गया, तो आप हारने वाले पक्ष हो, तो आप हुए निर्णय त्रिणी, और मैं जीतने वाला पक्ष हूँ, मैं हुआ टिकरीदार। एक शब्द है पत्रावली। पत्रावली को इंग्लिश में कहते हैं फाइल। पत्रावली हम उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें मुकदमे के सभी पहलू या दस्तावेज होते हैं। इसे मैं साधारण शब्दों में अगर कहूँ तो हम मुकदमे की फाइल को पत्रावली कहते हैं। ये शब्द है ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अदालत के नज़रिए। न्यायालय जिस दस्तावेज पर दिन प्रतिदिन तारीख से तारीख तक की कार्रवाई को लिखता है, उस दस्तावेज को हम ऑर्डर शीट कहते हैं। मुकदमे की फ़ाइल के अंदर क्या कार्रवाई हुई, यह पता हमें ऑर्डर शीट से ही लगता है।
दोस्तों ऑर्डर शीट एक कागज़ होता है, उस कागज़ पर न्यायालय अपनी कार्यवाही लिखता है। मान लीजिए कोई पक्ष आया या नहीं आया, वो उस ऑर्डर शीट पर लिखेगा कि आज वह व्यक्ति नहीं आया, इसलिए वारंट किए जाते हैं या कोई कार्य किया जाता है। वो कार्य न्यायालय ऑर्डर शीट पर लिखता है, उसे हम कहते हैं। एक शब्द होता है प्लीडर। प्लीडर कहते हैं वकील को। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो वकील को हम प्लीडर कह सकते हैं। प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात यानी उपस्थित होने और अभिवचन करने यानी मुकदमे की पैरवी करने का हकदार कोई व्यक्ति अभी प्रेरित है, और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी आता है। ये सीपीसी के धारा 2 की उपधारा 15 में वर्णित किया गया है या बताया गया है। अदालत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज या कागज़ वकालतनामा होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। वकालतनामा वादी और प्रतिवादी और वकील का एक प्रकार का करार होता है यानी संबंध होता है। यह न्यायालय का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे वादी और प्रतिवादी अपनी कार्यवाही के लिए वकील नियुक्त करते हैं। यह पक्षकारों की ओर से वकील को अदालत में नियुक्त करने का एक दस्तावेज होता है, और इस पूरे वकालतनामे की चर्चा सीपीसी के ऑर्डर 3 नियम 4 में की गई है। सूचना की तामील के लिए पता, इसे इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ये एक दस्तावेज होता है यानी कागज़ होता है जो अदालत में दाखिल किया जाता है। यह अदालत का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें पक्षकारों का पता लिखा जाता है ताकि कोई सूचना पते पर भेजा जा सके। इसे हम फ़र्द पता भी कहते हैं। इसमें पक्षकारों के पते नाम सहित लिखे जाते हैं, और इसकी जो व्याख्या की गई है वो सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 14A में की गई है। एक शब्द है प्रतिदावा, इसे इंग्लिश में कहते हैं काउंटर क्लेम। प्रतिदावा प्रतिवादी की ओर से दाखिल किया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह वादी या वाद के विरुद्ध किया जाता है, और इसे एक्सप्लेन किया गया है सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6A में। एक शब्द अदालत में इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं डिग्रीदार, यानी इंग्लिश में जिसे कहा जाता है डिग्री होल्डर। ये शब्द सीपीसी के धारा 2-3 में बताया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है, वह डिग्रीदार कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ, डिग्रीदार जीतने वाले पक्ष को कहते हैं, यानी जिसके फायदे में मुकदमा जाता है उसे हम डिग्रीदार कहते हैं यानी डिग्री होल्डर कहते हैं। निर्णय और डिग्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जजमेंट एंड डिग्री। सीपीसी की धारा 33 और ऑर्डर 20 में इसकी व्याख्या है। न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा, और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिग्री होगी। निर्णय और डिग्री एक ऐसा अदालत का दस्तावेज है जिसमें न्यायालय अपना कोई कार्य करने या न करने के लिए पक्षकारों को कहते हैं या बाध्य करते हैं। ये शब्द है न्यायाधीश, इसे इंग्लिश में कहते हैं जज, और इसकी व्याख्या सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 8 में है। न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेरित है। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ, न्यायालय या न्यायाधीश उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कोई भी मुकदमा सुनने का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई मजिस्ट्रेट या जिला जज आदि। एक शब्द है खर्चे, जिसे इंग्लिश में कॉस्ट कहते हैं। सीपीसी के धारा 35 में इसकी व्याख्या है। न्यायालय किसी भी पक्षकार को अदालत में खर्चा देने का आदेश जारी कर सकता है। यह खर्चा या तो अदालत पक्षकार को दे सकती है या फिर सरकारी कोष में जमा करवा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है एफिडेविट, जिसे हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र। इसे सीपीसी के ऑर्डर 19 में परिभाषित किया गया है या समझाया गया है। शपथ पत्र अदालत का एक ऐसा दस्तावेज है जो वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने मुकदमे को साबित करने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। जिन बातों को या जिन वाद विवाद को पक्षकार अपने निजी ज्ञान से स्वीकार करते हैं या किसी बात को अस्वीकार करते हैं, उन सबको शपथ पत्र में लिखा जाता है। शपथ पत्र वादी, प्रतिवादी या किसी साक्षी आदि द्वारा दिया जा सकता है, या अदालत किसी ऐसे व्यक्ति से शपथ पत्र की मांग कर सकती है जो अदालत की कार्यवाही में शामिल होना चाहता है। एक शब्द है विधिक प्रतिनिधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यह बात सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 11 में बताई गई है। ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा दायर करता है या जिस व्यक्ति के ऊपर प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा दाखिल किया जाता है, उस व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि कहा जाता है। एक शब्द है सीपीसी का अंतःकालीन लाभ, जिसे कहते हैं मेन प्रॉफिट। ऐसा व्यक्ति जो कोई संपत्ति से संबंधित लाभ उठाता है और वह उस लाभ का कानूनी रूप से हकदार नहीं होता,
तो ऐसा लाभ अंततःकालीन लाभ कहलाता है। एक शब्द है वादों का प्रत्याहरण, विथड्रॉल ऑफ सूट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वाद स्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग, अपने दावे के किसी भाग का परित्याग कर सकता है। एक शब्द है कमीशन। इसे हिंदी में भी कमीशन कहते हैं और इंग्लिश में भी कमीशन कहते हैं। ये सीपीसी के ऑर्डर 26 में बताया गया है। कमीशन न्यायालय की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए अदालत किसी बात की जांच पड़ताल करवाती है, जैसे साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशन, स्थानीय इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमीशन, वैज्ञानिक जांच करने के लिए कमीशन, लेखा यानी रिकॉर्ड विभाजन आदि करने के लिए कमीशन निकाला जाता है अदालत के द्वारा या न्यायालय के द्वारा। एक शब्द है संहिता, जिसे इंग्लिश में कोड कहते हैं। सीपीसी की धारा 2 में इसकी व्याख्या है या इसे समझाया गया है। जिस किताब या दस्तावेज में कानून नियम क्रमबद्ध तरीके से होते हैं वह किताब या दस्तावेज संहिता कहलाता है, जैसे भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि। एक शब्द है निर्धन व्यक्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिजेंट पर्सन। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास अदालत में मुकदमा दाखिल करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति कहलाता है और उसके द्वारा किए गए मुकदमे को हम निर्धन व्यक्ति का मुकदमा कहते हैं। इस प्रकार निर्धन व्यक्ति के द्वारा किए गए मुकदमे की फीस अदालत के द्वारा माफ़ कर दी जाती है। अस्थायी व्यायादेश, टेम्पोररी इंजंक्शन, सीपीसी ऑर्डर 39। जब कोई पक्षकार किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जैसे मुकदमे के दौरान बेचना, संपत्ति को तोड़ना या उसे किसी तरीके से समाप्त करना ताकि मुकदमे में दूसरे पक्षकार को वह संपत्ति मिल न सके, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अस्थायी व्यायादेश जारी करता है, उसे हम अस्थायी व्यायादेश कहते हैं। विशेष मामला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल केस, सीपीसी ऑर्डर 36। ऐसे मामले जो न्यायालय में राय के लिए दाखिल किए जाते हैं उन मामलों को हम विशेष मामले कहते हैं।